आज फाल्गुनी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि घर में उसकी देवरानी जो आ रही थी। और ऐसे ही फाल्गुनी अपनी सास सुमित्रा के साथ आरती की थाली लेकर खड़ी हुई होती है कि तभी झुमरी अपने पति प्रदीप के साथ गाड़ी में से उतरती है और कहती है, हमारा इतना बड़ा घर है, हमें तो पता ही नहीं था। सच में हम तो बड़े भागों वाले हैं जो हमारी शादी इतने बड़े घर में हो गई। बस घर देखकर ही खुश नहीं होते बहू, घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। तुम घर के अंदर प्रवेश तो करो, हम तुम्हें अपने जैसा प्यार देंगे। फाल्गुनी जैसे ही अपनी देवरानी को देखती है तो उसके सारे सपनों पर पानी फिर जाता है। उसने तो सोचा था कि उसकी देवरानी समझदार पढ़ी लिखी होगी, लेकिन झुमरी तो गांव की थी। फाल्गुनी अपने मन में कहती है, ये क्या, देवर जी तो इस देहाती से शादी करके इसे घर लेकर आ गए हैं। अब मैं आस पड़ोस में क्या मुंह दिखाऊंगी कि इतनी गंवार देवरानी आई है मेरी। फाल्गुनी उस समय कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि उसके पास शब्द ही नहीं थे। उसे बस बहुत अजीब लग रहा था। ऐसे ही अगले दिन झुमरी की पहली रसोई की रस्म होती है। वो रसोई में लिट्टी चोखा, चावल और दाल बनाकर तैयार कर देती है। थोड़ी देर में फाल्गुनी रसोई में आती है और कहती है, तुमने ये दाल चावल और ये लिट्टी चोखा बनाकर तैयार कर दिया, ये सब क्या कर रही हो झुमरी? मैंने सोचा था कि तुम घर की नई बहू हो और आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम कुछ अच्छा और नया बनाओगी। ये कैसी बात करती है आप जेठानी जी, अच्छा खाना ही तो बनाया है। अरे ये खाना हमारे गांव में वर्ल्ड फेमस है, आप भी एक बार खाकर तो देखो, आपको बहुत ही पसंद आएगा। दाल चावल में स्पेशल क्या हो सकता है, ये तो वही नॉर्मल दाल चावल है जो कि हर घर में बनता है। आप जैसे शहरी लोग समझ नहीं पाते होंगे ना कि अच्छा खाना किसे कहते हैं। आपको तो वही सब खाने की आदत है। कहाँ बोलते हैं उसको, बर्गर, सैंडविच और जीजा। अरे मेरे गांव की देवरानी उसे जीजा नहीं पिज्जा बोला जाता है। मानती हूँ कि आपको बनाना नहीं आता होगा, लेकिन कम से कम नाम लेना तो सीख लो। अब तो हम दोनों को इसी एक घर की छत के नीचे उम्र गुजारनी है। दोनों इसी तरह लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दोनों की ननद नंदिता आती है और दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर कहती है, अरे अरे ये क्या हो रहा है हमारे घर के अंदर? मैंने तो सोचा था कि नए घर में प्यार और भगवान का वास होगा, क्योंकि घर में दो बहुएं एक साथ रसोई में खाना बना रही हैं, लेकिन आप दोनों की तो लड़ाई खत्म ही नहीं हो रही। अब दोनों ही बहुएं अपने पक्ष की बात नंदिता को बताती हैं तो नंदिता कहती है, भाभी, छोटी भाभी को जो मन किया उन्होंने बना दिया। ये उनकी मर्जी है ना कि उनको क्या बनाना है। आप छोड़िए ना, इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। थोड़ी देर में सभी पड़ोसी छोटी भाभी की मुँह दिखाई के लिए आ जाएंगे। नंदिता इस तरह अपनी भाभी और छोटी भाभी के बीच के झगड़े को शांत करवा देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन फाल्गुनी पूरे घर में खड़े होकर पोछा मार रही होती है। तभी झुमरी वहाँ आती है और कहती है, अरे जेठानी जी, ई क्या कर रही हो? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? ओलंपिक की तैयारी कर रही हो। एक दिन तुम्हें भी ऐसी गोल गोल घुमाकर इस घर से लात मारूंगी जैसे इसे पोछे को मार रही हूँ। अरे जेठानी जी, वो सब तो हमें पता है कि आप हमें ज्यादा खास पसंद नहीं करते, लेकिन आपको इतना नहीं पता कि खड़े होकर पोछा लगाने पर घर की बरकत जाती है। आपको बैठकर पोछा लगाना चाहिए। ये बात सुनकर फाल्गुनी के तन बदन में आग लग जाती है। आज तक उसकी सास ने उसे नहीं टोका था और कल की आई हुई देवरानी उसे सीख दे रही थी। फाल्गुनी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो कहती है, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे पोछा कैसे लगाना है? तुम्हें इस घर में 4 दिन हुए आए हुए और मुझे 4 साल, इसलिए मैं जैसे अपना काम करना चाहती हूँ करने दो। अगर मेरे काम से इतनी दिक्कत है तो खुद करो। जेठानी जी, हम आपके बदले पोछा काहे लगाए? हमने पूरे घर में झाड़ू मारी है। दोनों फिर से लड़ाई करने लगते हैं। तभी वहाँ पर उनकी सास सुमित्रा आ जाती है और कहती है, बस यही दिन देखना रह गया था कि 2 बहुएं भी घर का एक एक काम गिनने लगेंगी और एक एक काम को गिनकर आपस में लड़ाई करेंगी। इससे पहले कि तुम दोनों बंटवारे की कगार पर आ जाओ, हमें इस लड़ाई को सुलझाना ही होगा। अब ऐसा ही होता है। सोफे को मंच बनाया जाता है। एक साइड पर छोटी बहू बैठी है और दूसरी तरफ बड़ी बहू बैठ जाती है। सास बीच में बैठ जाती है और नंदिता वकील की तरह अपनी माँ के बगल में बैठी हुई थी। नंदिता कहती है, तो आज हम सब लोग यहाँ पर इस घर के झगड़ों को सुलझाने के लिए मौजूद हुए हैं। मैं बनूंगी वकील, वो भी किसी एक भाभी की नहीं बल्कि दोनों भाभीयों की, ताकि आपको ये न लगे कि मैं एक की तरफ बोल रही हूँ। और मैं बनूंगी जज, जो कि फैसला करेगी कि होना क्या है, क्योंकि तुम्हारे ससुर जी के जाने के बाद मैं ही इस घर की मुखिया हूँ और मुझे ही तुम दोनों के इस रोज रोज के कलेश को सुलझाना है। तो पहले बड़ी भाभी बताएंगी कि उन्हें क्या क्या परेशानी है, उसके बाद हम छोटी भाभी से भी पूछ लेंगे। सबको बारी बारी से बोलने का मौका दिया जाएगा। अब क्या होना था? फाल्गुनी अपनी राम कहानी शुरू करती है और कहती है, मैंने तो ये सोचा था कि मुझे देवरानी के रूप में एक बहन मिलेगी, लेकिन ये बहन नहीं भयंकर है। एक तो गांव की गवार है, ऊपर से इसके हर काम को करने का तरीका अलग है। इसे मेरा तरीका पसंद ही नहीं आता और मुझे इसका। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर आपको हमारा तरीका पसंद नहीं आता, आपको हमारा तरीका पसंद ना आए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा तरीका गलत है। हम दोनों की सोच अलग अलग भी तो हो सकती है। ये सब कुछ बताने के लिए मैं हूँ यहाँ पर। मैं बताऊंगी कि क्या गलत है और क्या सही, और तुम लोग उस बात को सुनोगे, समझे? तो जैसा साहिब देखा जाए तो दोनों ही बहुएं अपनी अपनी जगह ठीक है। बस एक को शहरी तरीके से रहने की आदत है और एक को गांव का सादापन अच्छा लगता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब लोग मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं कि मेरे घर में गवार देवरानी आ गई है, और हमको भी अच्छा नहीं लगता जब लोग हमको ये कहते हैं कि हमारी खुद की जेठानी हमको पसंद नहीं करती है, और जब देखो हमको सुधारने की कोशिश में ही लगी रहती है। अगर ऐसा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं उन लोगों का मुंह तोड़ देती हूँ जो कि तुम्हें उल्टा सीधा बोलते हैं। आखिर तुम मेरी देवरानी हो,
तुम्हें जितना भी उल्टा सीधा बोलना है उसका हक सिर्फ मुझे है, किसी और को नहीं। आप हमसे कभी बात ही नहीं करते, बस जब भी बात करते हो तो हमारे कामों की बुराई करने लगते हो, इसीलिए कभी समय ही नहीं मिला आपसे बात करने का। फाल्गुनी उदास हो जाती है और नजरें झुका लेती है और कहती है, मुझे माफ कर दो झुमरी, मेरी तरह तुम भी तो अपना घर परिवार छोड़कर आई हो, बल्कि 4 साल के अंदर मैं अपने ससुराल के अंदर कंफर्टेबल हो गई हूँ, लेकिन तुम्हें कंफर्टेबल होने में टाइम लगेगा और मैंने भी सासू माँ की जगह खुद तुम्हें ताने देना शुरू कर दिया, जबकि सासू माँ ने मुझे जब मैं इस घर में आई थी तो बहुत प्यार से रखा था। कोई बात नहीं दीदी, अब से हम भी शहरी तरीके से रहने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके काम में भी कोनो कमी ना निकाले। दोनों ही जज बनकर बैठी हुई सास और वकील बनकर बैठी हुई ननद हैरान रह जाती है, क्योंकि उन दोनों की बिल्कुल भी चल ही नहीं रही थी और देवरानी जेठानी अपना फैसला आपस में ही सुलझा लेती है। तभी सुमित्रा अपनी गले की खराश को ठीक करते हुए कहती है, कोई मेरी बात भी तो सुन लो, यहाँ पर जज बैठाया क्यों है अगर तुम्हें जज की बात सुननी ही नहीं है तो? क्योंकि अब हमें किसी भी जज की जरूरत नहीं है, हम दोनों देवरानी जेठानी ने खुद ही अपना फैसला कर लिया है और अब हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं है। क्यों देवरानी जी? हाँ जेठानी जी, अब हमारे बीच सब कुछ सही है, पर आप दोनों का धन्यवाद, क्योंकि आप दोनों हमारी ये बैठक नहीं करवाती तो शायद हम दोनों कभी एक दूसरे का पक्ष जान ही नहीं पाती और हमेशा एक दूसरे से ऐसे ही लड़ाई करती रहती। इसमें दो बहुओं के झगड़े में वकील और जज बने सास और ननद एक दूसरे का मुंह देखते रह जाती हैं और दोनों देवरानी जेठानी जो इतने महीनों से लड़ रही थी खुद ही अपना झगड़ा सुलझा। राशि सुबह से परेशान थी। उसकी कामवाली की सास बीमार थी, इसीलिए वो 2 महीने की छुट्टी पर गांव चली गई। क्या हुआ राशि, ऑफिस जाने का टाइम हो रहा है और तुम अभी तक किचन में ही हो? तो और क्या करूं, पुष्पा अचानक छुट्टी लेकर गांव चली गई। बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स में पूछ लिया है, किसी की भी कामवाली खाली नहीं है। एक काम करो, तुम गाड़ी लेकर ऑफिस पहुंचो, मैं ऑटो लेकर अपने ऑफिस चली जाऊंगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। जी कहिए, आपको किससे मिलना है? मेरा नाम सुदर्शन है और ये मेरी पत्नी अनुपमा है। हम दिल्ली से आए हैं। आपके नीचे वाली बिल्डिंग के फ्लैट में जो अशोक रहता है वो मेरा भांजा है। पता नहीं बहुत देर से हम घंटी बजा रहे थे, किसी ने फ्लैट का दरवाजा ही नहीं खोला। हाँ, हमने तो 1 हफ्ता पहले ही अशोक को बता दिया था कि हम मुंबई आ रहे हैं। इनके घुटने का इलाज करवाना था तो सोचा अशोक तो यहाँ रहता ही है। अशोक को फोन किया आपने? बेटा, यहाँ आते हुए टैक्सी में फोन की डायरी सीट पर ही छूट गई, उसी में ही अशोक का फोन नंबर था। रुकिए, मैं अशोक को फोन मिलाता हूँ। हाँ, हेलो अशोक, मैं समीर बोल रहा हूँ। वो तेरे मामा जी यहाँ आए हुए हैं, तू कहाँ है? हेलो हेलो समीर, मैं तो जरूरी काम से काजल के साथ लंदन आया हुआ हूँ। लंदन? पर तेरे मामा मामी यहाँ मेरे घर पर हैं, अब उन्हें क्या बोलूं? एक काम कर यार, मेरी थोड़ी मदद कर दे। मैं 2-3 दिन में जैसे ही काम खत्म होता है वापस लौट आऊंगा। तब तक तू मामा मामी को अपने घर पर ही रख ले यार, तू मेरा दोस्त है ना। पर अशोक, हेलो हेलो समीर, यहाँ नेटवर्क नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? मामा मामी का ख्याल रखना। हेलो हेलो। अशोक फोन काट देता है। समीर कमरे में जाकर राशि को सारी बात बताता है। क्या अशोक का दिमाग खराब है क्या? हम दोनों वर्किंग हैं, मेड मेरी आ नहीं रही है, ऊपर से ये दिल्ली वाले मेहमान, वो भी अपने नहीं किसी और के, और उनकी देखभाल हम क्या करें? मैं अभी जाकर उन्हें कह देती हूँ कि वो अपना इंतजाम कहीं और कर ले। रुको राशि, बेचारी दिल्ली से आए हैं, पता नहीं उन्होंने चाय पानी पिया भी है या नहीं। बुजुर्ग हैं, ऐसे उनको एकदम से भेजना अच्छा नहीं रहेगा। इतने बड़े मुंबई शहर में कभी ऊंच नीच हो गई तो अशोक तो हमें ही कहेगा ना। 1-2 दिन देख लेते हैं, अशोक आ ही जाएगा। समीर सुदर्शन और अनुपमा को सारी बात बताता है। शुक्रिया बेटा, जीते रहो। अंकल जी, आंटी जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ। आप पीछे से कुछ भी आपको खाना हो फ्रिज में रखा हुआ है, आप ले लीजिएगा। हाँ हाँ बेटी, तुम आराम से अपने काम पर जाओ, हमें जो चाहिए होगा हम ले लेंगे। समीर और राशि अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। शाम को जब राशि ऑफिस से लौटती है तो वो घर की हालत देखकर हैरान रह जाती है। ओह नो, इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है? ये स्मेल नहीं बेटी, ये तो देसी घी की खुशबू है। तुम्हारे फ्रिज में मलाई की बहुत सारी कटोरी रखी थी, तो मैंने सोचा इसका शुद्ध ताजा देसी घी बना लेती हूँ, तुम्हारे काम आएगा। पर आंटी जी, मैं और समीर देसी घी नहीं खाते हैं, हम लोग ऑलिव ऑयल लेते हैं। हाँ हाँ, मुझे पता है, ऑलिव ऑयल भी खाओ, पर पराठे पर, साग में, दाल में देसी घी ही अच्छा लगता है। रात को सबको खाना खिलाकर जब राशि सोने के लिए कमरे में जाती है तो वो मन ही मन गुस्से में थी। वो कमरे में आते ही समीर पर बरस पड़ी। अरे ये अशोक के दिल्ली वाले मेहमान कब तक रहेंगे? पता है आज सारी रसोई में देसी घी की स्मेल भर गई, और ऊपर से वो अंकल जी, न्यूज़पेपर कहीं रखा है, सोफे के कवर फैले हुए हैं, उनको मैं टोक नहीं सकती थी, पर ये लोग कब जाएंगे? मैं तंग आ गई हूँ। अभी राशि समीर से बात कर ही रही थी कि तभी सुदर्शन दरवाजा खटखटाता है। अब क्या हुआ अंकल जी, बताइए, कोई परेशानी तो नहीं है?
समीर बेटा, रात को सोने से पहले मुझे हाजमोला खाने की आदत है। क्या तुम्हारे पास हाजमोला होगी? अंकल, हाजमोला तो नहीं होगी। एक काम करते हैं, नीचे बराबर में ही एक दुकान है, वो अभी खुली हुई होगी। चलिए मैं आपको लेकर दे देता हूँ। जाओ जाओ, मेहमानों की सेवा करो। मैं सो रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, सुबह जल्दी उठना है। समीर और सुदर्शन दोनों सड़क पर बातें करने लगते हैं। अशोक छोटा सा था जब उसकी माँ यानी कि मेरी बहन का स्वर्गवास हो गया, और 2 साल पहले जीजा जी भी गुजर गए। अशोक बचपन में हमारे घर ही आकर रहता था। उसका अपनी मामी से बहुत प्यार रहा है, तभी तो हम बेझिझक उसके पास चले आए। जी अंकल, मैं समझ सकता हूँ। वैसे आप चिंता मत कीजिए, अशोक 2-3 दिन में लौट आएगा। अगर आप कहें तो आपके घुटनों को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। जीते रहो बेटा, अगर ऐसा हो जाए तो मेरे घुटनों को बड़ा आराम मिल जाएगा। मैं तो थोड़ा इसलिए टहल लेता हूँ कि हाथ पैर चलते रहने चाहिए। सुदर्शन और अनुपमा को समीर के घर रहते हुए 1 हफ्ता बीत चुका था, पर अशोक फोन नहीं उठा रहा था। समीर सुदर्शन को डॉक्टर के पास ले जाता है और सुदर्शन के घुटनों का इलाज शुरू हो जाता है। एक दिन अशोक का फोन खुद आ जाता है। अरे अशोक, कहाँ था तू? इतने दिन से मैं तुझे फोन मिला रहा हूँ। तेरे पास मामा जी के सारे एक्सरे रिपोर्ट और डॉक्टर की रिपोर्ट जो उन्होंने तुझे दिल्ली में दी थी, तेरे फोन में उसकी फोटो होगी, पर तूने मेरा फोन नहीं उठाया। अब मैंने डॉक्टर से दोबारा इलाज शुरू करवाया है, पर तू कब आ रहा है? कुछ बता तो सही, क्योंकि डॉक्टर ने मामा जी को 15 दिन और यहाँ रुकने की बात कही है। उन्हें कुछ एक्सरसाइज बताएगा डॉक्टर। सॉरी यार, मैं यहाँ पर बहुत फंस गया हूँ। मेरा काम ही खत्म नहीं हो रहा है। मुझे अभी कम से कम 10 दिन और लगेंगे यार। प्लीज तू यार किसी तरह से ना मामा जी और मामी जी को अपने पास रख ले। अगर तू कहे तो मैं खर्चे के पैसे भेज देता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चल मैं देखता हूँ, ठीक है। समीर आखिर क्या करता? वो मजबूर था। वो मामा जी को अपने घर से जाने के लिए नहीं कह सकता था। वो जानता था कि वो बुजुर्ग दंपत्ति किस परेशानी से गुजर रहे हैं। एक दिन जब राशि गुस्से में समीर पर बरस रही थी, तो अनुपमा चुपके से उनकी बातें सुन लेती है। तुम्हें पता भी है समीर, उन लोगों के आने से घर खर्च कितना बढ़ गया है। पहले मेरी और तुम्हारी सैलरी में से कितने पैसे बच जाते थे, पर अब देखो, गर्मी के दिन है, एयर कंडीशनर का भी बिल डबल आ रहा है। रसोई में भी गैस चूल्हे का बिल पहले कितना कम आता था, ऊपर से इस फ्लैट का किराया। अरे धीरे बोलो राशि, अंकल आंटी बाहर ड्राइंग रूम में बैठे हैं, उन तक हमारी आवाज ना पहुंच जाए। अरे अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, थोड़े दिनों की तो बात है। अशोक लौट आएगा, वो बोल रहा है। आज ही मेरी उससे बात हुई है, वो 10 दिन बाद वापस लौट रहा है। अनुपमा जाकर सारी बात सुदर्शन को बताती है। वो दोनों समीर और राशि की मजबूरी को समझ गए थे। सुदर्शन उसी शाम बाजार जाकर राशन का बहुत सारा सामान, खाने पीने की चीजें, फल सब्जियां सब खरीद लाता है। अनुपमा उस रात बढ़िया बढ़िया खाने के व्यंजन बनाती है। जब राशि और समीर घर लौटते हैं तो घर का तो पूरा नक्शा ही बदला हुआ था। राशि थकी हुई रसोई में खाना बनाने जा रही थी। वो देखती है रसोई में तो दाल, सब्जी, रोटी, चावल सब कुछ तैयार था। वो देखकर हैरान रह जाती है। समीर बेटा, राशि, तुम दोनों जल्दी से हाथ मुंह धो लो, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। और तुम्हारे अंकल जी ये कुछ सामान लाए थे, मुझे बता देना राशि बिटिया, ये सब सामान कहाँ रखना है। अरे अंकल, इतना सारा सामान लाने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं बेटा, तुम भी तो मेरे अपने अशोक जैसे ही हो। उस दिन से राशि और समीर मानो सुदर्शन और अनुपमा से इस तरह घुल मिल गए जैसे कि वो उनके लिए पराए नहीं सके ही हो। कुछ दिन तक अशोक वापस नहीं लौटा, पर समीर और राशि को अब इस बात की कोई परवाह नहीं थी। वो दोनों सुदर्शन और अनुपमा के आने से बहुत खुश थे। और एक दिन सुदर्शन और अनुपमा जब दिल्ली वापस जाने लगे तो अशोक लौट आया। समीर बेटा, राशि बिटिया, तुम दोनों ने हमें अपनों से भी बढ़कर प्यार दिया। ये बात हम कभी नहीं भूलेंगे। जाने से पहले हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, इसे बड़ों का आशीर्वाद समझकर रख लेना, मना मत करना बच्चों। अंकल, ये चाबियां कैसी? मैं कुछ समझा नहीं। समीर बेटा, ये हमारे मुंबई वाले फ्लैट की चाबियां हैं। हम उस फ्लैट में नहीं रहते, हम दिल्ली रहते हैं, इसलिए यहाँ का फ्लैट बंद रहता है। अशोक के पास हमारा आना कभी नहीं हुआ, इसलिए हम कभी उस फ्लैट में जा ही नहीं पाए। अब से ये फ्लैट तुम दोनों का है। हम जानते हैं तुम यहाँ इस फ्लैट में किराए पर रहते हो, अब तुम्हें किराए पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ समीर बेटा, हम दोनों बूढ़े बुढ़िया 2 फ्लैट लेकर क्या करेंगे? हम शुरू से दिल्ली रह रहे हैं, आज से तुम दोनों वहां रहना और हंसी खुशी उस फ्लैट में गृह प्रवेश करो। पर मामा जी, वो फ्लैट तो आपने मुझे देने के लिए कहा था। चलिए मामा जी, मामी जी, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। चलो राशि, हम मामा जी और मामी जी को छोड़ने चलते हैं। राशि और समीर सुदर्शन और अनुपमा को छोड़ने एयरपोर्ट चले जाते हैं और अशोक उन्हें जाते हुए देखता रहता है। वो जानता था कि वो कहाँ गलत था।